वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो आज हम लोग अपना एनएलएम का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन देखा था और उसकी अच्छे से हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। फोर्स को हमने समझ लिया था, फोर्स कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करता है और उस जितना भी फोर्स अप्लाई होगा उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा तो हम रिलेशन क्या लिखते थे, F = ma। अब जैसे जैसे हम इस फोर्स के एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको थोड़ी चीजें पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी कि हम लोगों को कैसे फोर्स अप्लाई करना है, कैसे एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड लिखेंगे, नया टर्म है हमारे पास सिस्टम। कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम। तो सिस्टम जो है, सिस्टम को हम उसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more bodies interacting with each other। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more bodies interacting with each other। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम में there will be 2, 3, 4 और many objects जो कि क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि वो किसको सिस्टम लेना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई भी सिस्टम अपने हिसाब से ले सकता है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर टू डिसाइड द सिस्टम। जैसे मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए थे जब मैंने फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स कब लगता है, कहाँ लगता है। हमने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होते हैं, तभी हमारे बॉडी में मोशन होता है। तो जैसे मैंने आपको टेबल और एक बॉय है वो जो कि टेबल को शिफ्ट करके कहीं लेके जा रहा है, तो उसमें हम सिस्टम क्या ले सकते हैं, हम जस्ट टेबल को सिस्टम ले सकते हैं, या फिर हम टेबल प्लस बॉय को सिस्टम ले सकते हैं, हम टेबल प्लस बॉय प्लस ग्राउंड को सिस्टम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट टेबल जस्ट बॉय। इस तरीके से हम सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे डॉग, चेन और बॉय, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डॉग प्लस चेन प्लस बॉय इज अ सिस्टम, या फिर चेन प्लस डॉग इज अ सिस्टम और चेन प्लस बॉय इज अ सिस्टम, या चेन प्लस बॉय प्लस डॉग प्लस रूम इज अ सिस्टम। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सिस्टम किसको लेना चाह रहे हो, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि वंस यू हैव डिसाइडेड द सिस्टम, वंस यू हैव डिसाइडेड द सिस्टम, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, अगेन 2 टाइप के फोर्स, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स क्या होगा कि व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट बॉडीज ऑफ द सिस्टम। आपने एक सिस्टम डिसाइड किया, उसके अंदर कुछ बॉडीज हैं। इफ फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट बॉडीज ऑफ द सिस्टम, दोज फोर्स विल बी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। उस सिस्टम के अंदर के फोर्स वो एक दूसरे पे लगा रहे हैं। चेन, अगर हमने चेन प्लस बॉय प्लस डॉग को सिस्टम लिया तो क्या होगा, डॉग चेन पे फोर्स लगा रहा है। अब अगर डॉग चेन पे लगाएगा तो उसका पेयर भी एग्जिस्ट करेगा, चेन डॉग पे लगाएगा। डॉग क्या कर रहा है, चेन को पुल कर रहा है और चेन डॉग को पुल कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट बॉडीज ऑफ द सिस्टम। तो वो क्या होगा, वो जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में, दैट विल बी इंटरनल फोर्स, क्योंकि हमने सिस्टम क्या लिया, डॉग प्लस चेन प्लस बॉय, तीनों को मिला के एक सिस्टम लिया। तो अब इन तीनों ने एक दूसरे पे जो भी फोर्स लगाया दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स, ठीक है। एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, द फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो भी उस सिस्टम के बाहर जो भी बॉडीज हैं विच आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉडीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, दोज फोर्सेस विल बी नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस। जो उस बॉडी के कंस्टिट्यूएंट, उस सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट बॉडीज हैं, उनके ऊपर अगर कोई बाहर से या कंप्लीट सिस्टम पे अगर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, देन फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल बॉडीज ऑन द सिस्टम विल बी नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने इंटरनल फोर्सेस के लिए मैंने बोला कि डॉग प्लस बॉय प्लस चेन इज अ सिस्टम, तो वो तीनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे दैट विल बी इंटरनल फोर्स। लेकिन मान लो मैंने लिया कि डॉग प्लस चेन प्लस बॉय, ठीक है, ये सिस्टम है हमारा। तो अब यहाँ पे मैंने ये सिस्टम है हमारा, डॉग प्लस चेन को मैंने सिस्टम लिया, डॉग प्लस चेन इज अ सिस्टम नाउ। तो इसमें क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी इंटरनल, क्योंकि अब ये क्या है हमारा इंटरनल, ये है हमारा सिस्टम। लेकिन नाउ दिस बॉय इज आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस चेन। तो अब क्या होगा, बिकॉज मैंने इसको सिस्टम लिया, देन दिस फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस चेन पे जो फोर्स लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, इस पूरे सिस्टम पे
ये इंसान, ये जो बॉय है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा, दिस विल बी एक्सटर्नल, क्योंकि अब जो फोर्स लग रहा है वो इस सिस्टम पे बिकॉज ऑफ अ एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी की वजह से एक फोर्स लग रहा है, तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बात आती है फ्री बॉडी डायग्राम की। नेक्स्ट टर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सब सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सब सिस्टम। इसको भी समझाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आपने पहले एक सिस्टम डिसाइड किया, अब सिस्टम में से कोई एक बॉडी को ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने सिस्टम क्या लिया था, चेन प्लस डॉग। ठीक है, तो उसमें से किसी एक बॉडी को ले लो और उस पे देखो कि क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, ऑल द पॉसिबल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक बॉडी लो, यू कैन टेक अ सब सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत, अगर आपने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, बहुत सारी, ठीक है, मान लो 4-5 कुत्ते हैं और 4-5 चेन से बंधे हुए हैं, तो वहां पे बहुत सारे बॉडीज हैं इन दैट सिस्टम। अगर मैंने सारी चेन्स प्लस सारे कुत्तों को मिला करके एक सिस्टम बनाया, तो वहां पे 5 अगर कुत्ते हैं तो वो 5 प्लस 5 चेन, टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो आपको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप कोई एक पर्टिकुलर बॉडी सिलेक्ट कर सकते हो और यू कैन सिलेक्ट अ सब सिस्टम। सब सिस्टम मतलब उस सिस्टम में से 1-2 बॉडीज का अगेन कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने 5 अगर पेयर्स थे चेन डॉग वाले, तो मैंने क्या किया, एक चेन डॉग वाले को सब सिस्टम माना और उसका फिर मैंने उस पर सारे फोर्सेस अप्लाई किए, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम। सो अगेन सब सिस्टम और बॉडी यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ। वंस यू हैव डिसाइडेड द बॉडी टू बी ड्रॉन फॉर FBD, तो फिर क्या करना है, उसके नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ड्रॉ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ड्रॉ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ये नहीं करना है कि वो बॉडी किसी और पे क्या फोर्स लगा रही है, नहीं, उस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो हमें ड्रॉ करने हैं, ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी, और इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली हमने क्या किया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले उस बॉडी को, आपके पास एक सिस्टम है, उसमें से आपने एक सब सिस्टम और किसी एक बॉडी को आपने सिलेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया सबसे, पूरे सिस्टम के और भी जितने ऑब्जेक्ट्स थे उससे आइसोलेट किया, एंड देन यू आर सीइंग कि व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी और सब सिस्टम। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पहले उसको फ्री करो, पहले उसको सिस्टम से आइसोलेट करो एंड देन सी कि उस पर क्या क्या फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने पहले ही इन दोनों टर्म्स की आपको डेफिनेशंस बता दी है। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स, जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स, तो सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो ये एक आप लिख सकते हो कि ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब आता था, जब कोई भी बॉडीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होती है, तो उनकी वजह से जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल, इसको हम रिएक्शन भी बोलते हैं, कब आता है, ये आता है व्हेन 2 सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। लिख लेंगे, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और व्हेन 2 सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, 2 सरफेसेस आर in contact and pushing each other। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कांटेक्ट होना चाहिए और उनके बीच में ऐसे धक्का वाला, एक दूसरे को पुश करने वाला टाइप का फोर्स एक्ट होना चाहिए, तब वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है नॉर्मल रिएक्शन। कैसे आता है तो देखते हैं अभी। जैसे आपने आपके आसपास चीजें रखी होंगी, किसी टेबल पे बुक्स रखी होंगी या बॉक्स रखा होगा, तो अब यहाँ पे ये देखो कि भाई अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिलीज किया तो ये तो mg की वजह से नीचे जाता है, उस पे mg फोर्स लग रहा होता है, तो वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो टेबल पे रखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उस पे mg लगना बंद हो गया, mg तो अभी भी लग रहा है, बट वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा है वो, तो उसकी वजह है कि यहाँ पे, अब मैंने इसको यहाँ रखा, अगर इसी को मैं यहाँ रख दूं तो क्या ये यही रहेगा, नहीं, नीचे आ गया।
ठीक है। तो मैंने दोनों केस में यहाँ पे रखा तो नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे रखा तो नीचे जा रहा है। क्यों? बिकॉज जब मैंने यहाँ पे रखा तो इस पे mg तो लग रहा है, वो तो हमेशा लगता रहेगा, ग्रेविटी की वजह से फोर्स हमेशा लगता रहेगा। बट जब यहाँ पे रखा तो अब इसके ऊपर यहाँ से आ रहा है नॉर्मल फोर्स, तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है इक्वल नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जा रहा है। अब देखते हैं नॉर्मल फोर्स आया कैसे। तो जैसे ये है आपका सरफेस, टेबल ले लो या फ्लोर ले लो, कुछ भी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ये नीचे नहीं जा रहा तो इस पे तो mg हमेशा लग रहा है, ठीक है, इस पे mg हमेशा लग रहा है। अब अगर इस पे mg लग रहा है तो जैसे ये तो ये मार्कर हल्का हो गया, कोई अगर भारी चीज रखोगे आप, जैसे मैंने ये फोन रखा, अगर मैंने ये फोन ऐसा रखा अपने हाथ पे तो क्या हो रहा है, मुझे कुछ इस पे फील हो रहा है ना, कुछ पुशिंग फोर्स फील हो रहा है, कुछ वेट फील हो रहा है कि ये उसको धक्का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है इस पे लग रहा है mg, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, mg की वजह से नीचे जाने की टेंडेंसी है। तो ये क्या करेगा, इट विल पुश द सरफेस ऑफ माई हैंड, इसने क्या किया, इसको पुश किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी लड़ाई, झगड़ेंगे। इसने बोला कि मुझे नीचे जाने दो, तो अब mg तो लग रहा है किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से। ये मान लो यहाँ पे टेबल पे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से mg लग रहा है। अब उस mg की वजह से क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने इसको पुश करना शुरू किया, तो अब सरफेसेस के बीच में क्या होगी, लड़ाई। तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, इसने क्या किया, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को पुश किया, क्योंकि इसको mg नीचे खींच रहा है तो इसने इसको पुश किया। तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, हम तो चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो ये क्या करेंगे, वो उसने अगर धक्का दिया तो ये बोलेंगे रुक जा, हम बताते हैं तुझे, तो ये भी क्या होगा, ये भी इनको ऊपर धक्का देंगे। तो ये जो क्या किया यहाँ पे, इसने पुशिंग फोर्स लगाया, उसकी वजह से यहाँ के मॉलिक्यूल्स हो गए गुस्सा और इनने बोला कि हम बताते हैं रुक जा, और फिर इनने लगाया नॉर्मल फोर्स, क्योंकि पुशिंग फोर्स है, इनको आया गुस्सा, इनने नॉर्मल फोर्स लगाया। अब यहाँ पे क्या है, ये तो mg किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से। अर्थ ने लगाया mg इस पे और इसने भी लगाया mg अर्थ पे, तो वो तो पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे पे दोनों mg लगा रहे हैं, बात खत्म। लेकिन इस mg की वजह से इसने क्या किया, इस सरफेस को पुश किया, और जब ये पुशिंग वाला है तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में है, सिर्फ ग्राउंड की सरफेस एंड इस बुक की सरफेस। तो ये सरफेस पे ये फोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट आया, पुशिंग फोर्स आया, उसकी वजह से ये जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स हो गए गुस्सा और इनने बोला कि हम इसको ऊपर धक्का देंगे, तो उनने उस पे ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल। अब यहाँ के इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने इस पे ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल, क्लियर है। अब नॉर्मल अगेन, हर फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो क्या होगा कि इस सरफेस ने मोबाइल की सरफेस के मॉलिक्यूल्स को बोला कि ऊपर जाओ, तो इसने इस पे नॉर्मल लगाया, तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल्स भी उस पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगेन नॉर्मल आ गया पेयर्स के फॉर्म में। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भाई mg तो ये लगा ही रहा है, भाई mg जो लग रहा है, mg इस ब्लॉक पे लग रहा है ड्यू टू अर्थ, पूरे अर्थ की वजह से लग रहा है ये mg, ये सिर्फ इतनी सी सरफेस की वजह से नहीं है, ये पूरे अर्थ की वजह से इस ब्लॉक पे mg लगा, और इस ब्लॉक ने भी अर्थ पे mg लगाया। वो तो होता ही है ना, ऑब्जेक्ट कितने ही बड़े छोटे हों, लेकिन ये इस पे mg लगाएगा gm1m2/r², और ये भी इस पे mg लगाएगा gm1m2/r²। तो ये दोनों तो इनकी बात हो गई। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेक्शन है बिटवीन सरफेसेस, ठीक है। ये टेबल की सरफेस और ये मोबाइल की सरफेस, ये बुक की सरफेस, उनको अर्थ के सेंटर से या अर्थ के मास से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हो रहा है इंटरेक्शन बिटवीन सरफेसेस। तो mg की वजह से ऊपर वाले ने इसको पुश किया, तो अब सरफेसेस के बीच में हो रही है लड़ाई। तो इस सरफेस ने बोला कि हमारे इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने बोला कि हमें बता रहा है, तो फिर इनने इनके मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाया, तो ये मॉलिक्यूल्स बोले कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं था, mg की वजह से लगा है ना तो फोर्स, हमें क्यों उसका पनिशमेंट दे रहे हो। तो इनने बोला कि हम भी लगाएंगे, हम किसी से कम थोड़ी हैं। तो इनने भी क्या किया, इधर नॉर्मल फोर्स लगाया। तो अब इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी सरफेस काम कर रही है, mg में पूरी अर्थ काम कर रही है, mg में ये पूरा मास काम कर रहा है। लेकिन जब नॉर्मल फोर्स की बात आती है तो ये सिर्फ सरफेसेस इन कांटेक्ट का सिर्फ काम है, सरफेसेस इन कांटेक्ट का काम है वो। तो इसके मॉलिक्यूल्स इस पे लगा रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स इस पे लगा रहे हैं,
क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे जब भी पुशिंग फोर्स होगा, अब जैसे अगर पुशिंग फोर्स नहीं है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, इफ पुशिंग फोर्स इज नॉट देयर तो फिर नॉर्मल नहीं होता। जैसे अगर आप क्या करो, दो ब्लॉक्स ऐसे रख दो पास पास में, ठीक है, इनके बीच में कोई पुशिंग फोर्स नहीं है, ऐसे चुपचाप अपने रखे हुए हैं। जैसे दो डब्बे अगर पास पास में रखे हुए हैं, ठीक है, उनपे कोई ऐसे हम लोगों ने कोई पुशिंग फोर्स नहीं लगाया, तो चुपचाप वो बैठे रहेंगे, कोई नॉर्मल फोर्स उनके बीच में नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने अगर यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है, मान लो ये है कितना ले लें, 20 kg का है ये, और ये 2 kg का है, ठीक। तो अब ये क्या है, ये बहुत बड़ा मास है और ये छोटा सा मास है, तो मैंने इसे पुशिंग फोर्स लगाना शुरू किया, तो अब क्या होगा, अब वहां पे कुछ नॉर्मल जनरेट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्स इट जनरेट्स व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं अबाउट नॉर्मल फोर्स, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जब भी पहली चीज तो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, सरफेसेस इन कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स आता है। क्लियर है चीज, सरफेसेस इन कांटेक्ट। दूसरा, इट इज ऑफ पुशिंग इन नेचर, ऑलवेज इट इज ऑफ पुशिंग इन नेचर। यू कैन नॉट यूज नॉर्मल फोर्स फॉर पुलिंग सम ऑब्जेक्ट। आप अगर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप धक्का दे रहे हो, आप किसी चीज को पुश करके कहीं ले जाना चाहते हो, जैसे टेबल को शिफ्ट करना है, बुक को कहीं पे शिफ्ट करना है, तो आप नॉर्मल फोर्स जब यूज कर रहे हो तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप अगर चेन की बात करो तो उसमें टेंशन फोर्स आता है, तो वो टेंशन फोर्स अगर आप रस्सी से, क्या रस्सी से आप किसी चीज को पुश कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, अगर रॉड है तो रॉड से हम पुश कर सकते हैं, लेकिन रस्सी से हम किसी चीज को पुश नहीं कर सकते। रस्सी सिर्फ किस चीज के लिए यूज हो सकती है, टू पुल एन ऑब्जेक्ट। वैसे नॉर्मल फोर्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, आप इसको पुलिंग वाले फोर्स के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो दिस फोर्स इज ऑफ पुशिंग इन नेचर। उसके अलावा ये कब आता है, व्हेन सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। तो यहाँ पे एक और चीज ये है कि जब सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, जब सरफेसेस कांटेक्ट में है तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। एंड नॉर्मल फोर्स इज जस्ट a component of contact force, या फिर perpendicular component of contact force। तो whenever two surfaces are in contact, तो क्या होगा, वहां पे एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है, और उस कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो जब भी टू सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स जनरेट हुआ, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज द नॉर्मल फोर्स। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हमेशा कैसे लगता है, ये पॉइंट्स बना के लिखते जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surfaces in contact, ठीक है। तो यहाँ पे अब भाई कांटेक्ट फोर्स था, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स, तो और एक कोई कंपोनेंट रहा होगा, तो जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होता है, एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है, तो सरफेसेस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आता है, सरफेसेस के पैरेलल एक कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो सरफेसेस के पैरेलल जो कंपोनेंट आता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में अगर स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कैसा लगता है, जैसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में बताया था कि इनके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, एक पे इधर एक पे इधर, इस तरीके से लगेगा। तो कैसा लग रहा है, सरफेसेस के पैरेलल, ऐसे डायरेक्शन बताया था मैंने, तो ये क्या है, सरफेसेस के पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन हम अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एनएलएम में आपके सारे सरफेसेस सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, आपको मान के चलना है कि सब कुछ यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट है नॉर्मल, पैरेलल कंपोनेंट है फ्रिक्शन, जो कि आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। इसके जस्ट बाद एक चैप्टर है फ्रिक्शन, उसमें हम सारी चीजें फ्रिक्शन के साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमको सारा चीज फ्रिक्शनलेस लेना है। बट इतना बस लिख लो कि कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट आता है दैट इज फ्रिक्शन, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आता है वो है नॉर्मल, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज ये है कि ये तो हमने देख लिया कि फोर्स कैसा लग रहा है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ पे ये लिख लो कि whenever we have circular और spherical bodies, तो उस केस में क्या होता है,
उस केस में फोर्स विल बी पासिंग, नॉर्मल फोर्स विल बी पासिंग फ्रॉम सेंटर। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब भी आपके पास स्फेरिकल कोई चीज है, मान लो ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो इसके साथ कोई सरफेस है इन कांटेक्ट, जैसे ये मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये सरफेस इन कांटेक्ट है इसकी और ये ग्राउंड की, या जिसकी भी सरफेस है, ये दोनों कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जहां भी आपके कांटेक्ट सरफेसेस है, मान लो ऐसे कोई वॉल है, तो जहां पे भी सरफेसेस हैं, अगर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसके परपेंडिकुलर या इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो कहां से पास होता है, वो सेंटर से पास होता है ना हमेशा। तो इसलिए whenever you are drawing normal force on an object of shape spherical or circular, तो normal force will pass from center। कहां से पास होता है, नॉर्मल फोर्स पास होता है सेंटर से। तो इसके बाद हम लोग एक दो ऐसी एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें नॉर्मल फोर्स आ रहा है, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे पहला तो ये सिंपलेस्ट की ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मास है mg, तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक रॉड है, इस रॉड का मास है m और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M। तो यहाँ पे ड्रॉ द एफबीडी ऑफ बोथ ब्लॉक्स एज इन दिस रॉड एंड दिस ब्लॉक। तो जैसे इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो इस पे इसका मास है m, तो यहाँ पे आपका लगेगा mg, और इस सरफेस की वजह से कैसा लगेगा, नॉर्मल ऊपर, क्या होगा, mg लगा नीचे, इसकी वजह से पुशिंग फोर्स आया, तो यहाँ कांटेक्ट सरफेस क्या करेगी, नॉर्मल इस पे लगाएगी ब्लॉक पे, तो इस पे लगा नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस सरफेस ने इसकी सरफेस पे नॉर्मल लगाया, तो इसकी सरफेस भी इस पे क्या लगाएगी, नॉर्मल। लेकिन क्या आपको वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या ड्रॉ करना है कि इस पे क्या फोर्स लग रहे हैं, ये नहीं ड्रॉ करना है कि ये दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहा है। ये जो सरफेस पे फोर्स लगेगा नॉर्मल, इसका रिएक्शन पेयर दैट विल बी अप्लाइड ऑन दिस सरफेस, तो वो तो हमें ड्रॉ करना ही नहीं है। हमें एफबीडी किसका ड्रॉ करना है, हमें एफबीडी इसका ड्रॉ करना है, तो हमें सिर्फ इस पे अप्लाई होने वाले फोर्सेस लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसका अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें तो क्या क्या होगा, सोचो। इस पे पहले तो नीचे लगेगा mg, कैपिटल mg, क्लियर। उसके बाद नॉर्मल कहाँ से लगेंगे, यहाँ पे सरफेसेस इन कांटेक्ट है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल आएगा, इसको मैंने बोल दिया मान लो n, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये दोनों भी कांटेक्ट में है, ये और ये भी क्या है, कांटेक्ट में है। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि इसकी पूरी सरफेस और इसका जस्ट एक पॉइंट, अगर आप कैपिटल M ब्लॉक को देखो तो इसका जस्ट वन पॉइंट इज इन कांटेक्ट विद दिस सरफेस। तो फिर कैसे ड्रॉ करें हम नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे आपके पास एक ये सरफेस है और इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट है और इसकी सरफेस है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, इसकी भी एक कंप्लीट सरफेस और ग्राउंड या फ्लोर की भी एक कंप्लीट सरफेस, जैसे ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट टच में है, तो इसकी ये सरफेस और इसकी ये सरफेस टच में है। लेकिन अगर सिर्फ इस तरीके से हो, तो क्या होगा, अब ये सरफेस है और इसका जस्ट पॉइंट है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, जो सरफेस आपके पास है, दोनों में से किसी एक की सरफेस है, तो जो सरफेस आपके पास है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो जैसे ये है सरफेस, अभी इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, इधर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जैसे mg की वजह से इसने इस पे पुशिंग फोर्स लगाया, तो फिर नॉर्मल आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप रॉड का एफबीडी ड्रॉ करो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे लग रहा है mg, ठीक है, इस पे लगा mg, तो इसकी टेंडेंसी अब क्या है, mg की वजह से नीचे आने की, वो नीचे आना चाह रही, तो अब ये रोक रहा है उसको, तो इस पे फोर्स लगेगा ही, इस पे पुशिंग फोर्स आएगा ही, क्योंकि इसको जाना था नीचे और इसने रोक लिया, तो इस पे फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये हर जगह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उसको पुशिंग फोर्स लगाएगी, ठीक। तो अब क्या होगा, इस पे लगा नीचे mg, तो अब यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। परपेंडिकुलर आना है इस सरफेस के, इतना बस ध्यान रखना। तो अब इस पॉइंट पे क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, क्लियर है। तो
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पे लग रहा है mg नीचे और इस पे फोर्स आना है नॉर्मल, वो कौन लगाएगा? वो लगाएगा कैपिटल M। कैसा लगाएगा? परपेंडिकुलर टू दी लेंथ ऑफ द रॉड। इसके ऊपर कुछ नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैंने इसको n लिया था, इसको हम ले लेते हैं n1 क्योंकि अब हमारे पास दो नॉर्मल आ गए और हमें पता नहीं है कि वो इक्वल है कि अनइक्वल है, कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फोर्स लगा n2 जो कि इस ब्लॉक ने इस रॉड पे लगाया। mg की वजह से रॉड ने इस ब्लॉक को नीचे पुश किया तो फिर इस ब्लॉक ने उस पे नॉर्मल लगाया। तो अब अगर इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा। तो अब कैसा आएगा? n2। समझ में आ रही है बात? इसके परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, और कैसा होता है? पुशिंग फोर्स होता है। तो एक और पॉइंट अगर आपके पास वहां पे प्लेस है नॉर्मल फोर्स के जो पॉइंट लिखे थे उसमें, तो वहां पे ये भी लिख लो कि इट एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी, क्योंकि आप जिस भी बॉडी पे लगा रहे हो तो उसी बॉडी की तरफ धक्का दे रहे हो ना, उसी बॉडी की तरफ धक्का दे रहे हो तो क्या लगेगा? टुवर्ड्स द बॉडी। किसी भी बॉडी पे अगर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो कैसा लगेगा? बॉडी की तरफ लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इस सरफेस के इस साइड थी बॉडी तो नॉर्मल फोर्स भी इस साइड लगा, भाई धक्का दे रहे हो तो उसी की तरफ धक्का दोगे ना। यहाँ पे इस सरफेस के इस साइड पे है बॉडी तो कैसा लग रहा है? फोर्स इस बॉडी की तरफ लग रहा है। इसने जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगाया, स्मॉल m ने जो कैपिटल M पे नॉर्मल फोर्स लगाया, वो कैसा लगाया? बॉडी की तरफ। तो अभी हम FBD ऑफ कैपिटल M जब ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आएंगे? सारे फोर्सेस जो इस पे अप्लाई हो रहे हैं, जो सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहे हैं। ये दूसरे पे क्या अप्लाई कर रहा है वो हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है? इस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो mg इस पे लग रहा है, इस सरफेस की वजह से नॉर्मल इस पे लग रहा है, इस रॉड की वजह से नॉर्मल इस पे लग रहा है। क्लियर है ये चीज? इसको अवे फ्रॉम बॉडी मत समझना, इस सरफेस से इधर लगा टुवर्ड्स द बॉडी, तो नॉर्मल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस, वो तो लिखे हुए हो। अब और कहां पे कांटेक्ट है? ये पॉइंट हो गया, दोनों का mg हमने ड्रॉ कर लिया, यहां से नॉर्मल हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी तो है ना कांटेक्ट। अब यहाँ पे भी mg की वजह से रॉड यहाँ पे भी पुश कर रही है, तो अब क्या होगा? mg की वजह से इसने ग्राउंड को पुश किया तो ग्राउंड ने एक नॉर्मल फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेन इस बॉडी पे रॉड पे एक नया फोर्स आया नॉर्मल, इसको लिख लो n3। तो अब अगर सरफेस ने नॉर्मल लगाया रॉड पे तो रॉड भी नॉर्मल लगाएगी सरफेस पे, लेकिन हमें सरफेस का FBD तो ड्रॉ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नया फोर्स नॉर्मल ऐसे भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? n3 इसको पुश कर रहा है, n2 ऐसे पुश कर रहा है और mg ऐसे खींच रहा है। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे क्या है? mg ऐसे खींच रहा है, n1 ऐसे पुश कर रहा है और n2 ऐसे पुश कर रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया हमारा FBD ऑफ दिस सिस्टम। अब इसके बाद FBD हम और ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम और एक जो फोर्स है उसको पहले समझ लेते हैं, दैट इज टेंशन। चलिए, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जो है वो है टेंशन। टेंशन दिमाग में आता है, ठीक है, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट अवे फ्रॉम आवरसेल्व्स, है ना। तो इसमें हमें पता भी चलेगा कि टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो टेंशन, जब आप कभी भी किसी रस्सी को खींचने वाली जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं टेंशन। जैसे जो कुत्ते और चेन वाली जो बात थी, उसमें अगेन उस चेन में या उस रस्सी में क्या जनरेट होगा टेंशन। और यहाँ पे रस्सी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो टेंशन इज डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग। तो जैसे हम लोग वेल से, कुएं से जब पानी हमें निकालना होता है, और भी बहुत सारे केसेस में हम रस्सी का यूज करते हैं। तो व्हेनेवर दैट रस्सी या दैट स्ट्रिंग इज टॉट, मतलब यहाँ पे पहली चीज हमें लेनी है कि जो रस्सी जो है वो स्प्रिंग टाइप की नहीं है या रबर टाइप की नहीं है कि वो स्ट्रेच हो जाए। जो भी स्ट्रेच होगी वो इतना कम होगा कि दैट विल बी नेग्लिजिबल। और हम यहाँ मानते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल और अनस्ट्रेचेबल। स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल और अनस्ट्रेचेबल, मतलब उनकी जो लेंथ है उससे अगर स्ट्रेच हुई भी तो इतना कम होगा कि दैट विल बी नेग्लिजिबल। जस्ट हमें यह मानना है कि रस्सी टाइट है, तो रस्सी अगर टाइट है तो उसमें क्या होगा? टेंशन होगा। जब हमारे ऊपर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो हम भी क्या होते हैं? टेंशन में आ जाते हैं। तो वैसे ही इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, या फिर अगर आप रस्सी को टाइट करने की कोशिश करोगे या खींचोगे, या रस्सी की हेल्प से किसी ब्लॉक को खींच रहे हो, या रस्सी की हेल्प से आप कुत्ते को खींच रहे हो, तो क्या होगा? वो रस्सी हो जाएगी टाइट एंड देयर विल बी अ टेंशन डेवलप्ड इन दी स्ट्रिंग। उसको हम जैसे हिंदी में बोलते हैं तनाव। दिमाग में तनाव है, टेंशन है बहुत ज्यादा। तो व्हेनेवर यू आर अंडर स्ट्रेस तो आप में होता है टेंशन। वैसे व्हेनेवर द स्ट्रिंग इज अंडर स्ट्रेस या अंडर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें आता है टेंशन।
अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन अबाउट टेंशन है, जैसे जो भी टेंशन है इट्स अ फोर्स विच इज ऑफ व्हाट काइंड, इट इज ऑफ पुलिंग काइंड ऑफ फोर्स। आप जो टेंशन है उसका यूज करके आप किसी बॉडी को पुश नहीं कर सकते। आप नॉर्मल का यूज करके किसी बॉडी को पुश कर सकते हो, बट टेंशन की हेल्प से यू कैन ओनली पुल द बॉडी, आप उसको पुश नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये डेवलप कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको नॉर्मल के बारे में बताया कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज। दो डिफरेंट बॉडीज के बीच के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो कॉन्टेक्ट सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से नॉर्मल जनरेट हुआ। ये भी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी किसकी वजह से जनरेट होगा? इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडीज, या फिर एक बॉडी के अंदर भी होता है, वो अभी हम बताएंगे। तो जैसे अगर स्ट्रिंग कहीं दो एंड्स पे टाइड है, जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए रस्सी को बांधते हो, तो आप ढीली तो नहीं छोड़ दोगे ना, ढीली छोड़ दोगे तो फिर कपड़े सारे नीचे जमीन पे टच करेंगे, तो क्या रखते हो आप उसको? टाइट। जब कुत्ते को अगर आपको लेके जाना है तो आप ऐसे ढीली रखोगे चेन, तो वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो आपको खींचना पड़ेगा, तो रस्सी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी टाइट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जब भी उसमें, जैसे ये था एक रस्सी है, उसका मैंने थोड़ा सा, मान लो ये रस्सी के एंड्स हैं, तो इधर एक फोर्स लगाया गया, इधर एक फोर्स लगाया गया। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या होगा? रस्सी के अंदर जो है टेंशन डेवलप हो जाएगा, हर पॉइंट पे रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई पॉइंट अपना रिलैक्स बैठा है, रस्सी का कोई पॉइंट रिलैक्स बैठा है, और कोई पॉइंट के बीच कोई किसी जगह पे टेंशन है, यहाँ पे रिलैक्स है, यहाँ पे टेंशन है, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी रस्सी क्या हो गई? वो क्या है? अब टाइट है, तो पूरी की पूरी रस्सी में क्या होगा? टेंशन विल बी डेवलप। तो पहली चीज तो लिख लेंगे, टेंशन विल बी डेवलप्ड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन विल बी डेवलप्ड थ्रू आउट द स्ट्रिंग। और एक चीज क्या है? इट विल एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी। अभी उसको देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर कुत्ता और इधर वो लड़का, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, उस चेन को खींच रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आप बीच का, यहां से इसको तोड़ो, आप स्ट्रिंग को बीच से तोड़ो, मतलब तोड़ना नहीं, तोड़ोगे तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगा। बीच के किसी पार्ट को आप स्टडी करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे दो पार्ट्स में मैंने स्टडी करके देखा कि भाई बीच में किसी पार्ट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो सीन क्या होगा कि ये है आपका एक पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। अब मॉलिक्यूल्स पहले रिलैक्स थे, अब वो रिलैक्स ही रहना चाहेंगे, वो चाहेंगे हम जैसे थे वैसे ही रहें, बट इधर से एक ने फोर्स लगाना शुरू किया, इधर से एक ने फोर्स लगाना शुरू किया, तो उनको क्या आएगा? उनको आएगा गुस्सा। तो वो बोलेगा इसको कि भाई तू पहले यहां था, ये क्या बोलेगा ये वाला पार्ट कि तू पहले यहां था, तू कहां भाग रहा है? तो भागना नहीं है, अपने को हम जैसे थे वैसे ही रहना है, फर्स्ट लॉ, हम जैसे थे वैसे ही रहना है। तो ये क्या बोलेगा इसको कि नहीं तू उधर नहीं जाएगा, वापस आ, वापस आ। तो क्या होगा? ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलते हैं टेंशन। सिमिलरली ये भी क्या बोलेगा? दोनों के लिए सिचुएशन तो सेम ही है ना, इधर एक फोर्स लगा रहा है, इधर एक फोर्स लगा रहा है, दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों लड़ेंगे, बोलेंगे तू इधर आ, ये बोलेगा मतलब ये बोलेगा तू इधर आ, और वो बोलेगा तू इधर आ। तो क्या होगा? इसने लगाया, इस पार्ट ऑफ बॉडी ने, अगर हम बीच में रस्सी के किसी बीच वाले पार्ट को अगर हम ऐसे खोल करके देखें अपनी तीसरी आंख से, तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये इसको बोल रहा है कि इधर आ, और ये इसको बोल रहा है कि इधर आ। तो बेसिकली बहुत पास में बना दिया इन्हें, टेंशन ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं हम। तो क्या होगा? ये रहा एक पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये मोटी पतली रस्सी को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसने, इस पार्ट ने इस पे लगाया फोर्स और बोला इधर आ, तो कैसा लगेगा? ऐसे तो खींचेगा ना उसको, और इस पार्ट ने इसको बोला कि तू इधर आ, तो क्या होगा? इस पे ऐसे लगेगा। तो कैसा लगा? फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी। सीधी सी बात है भाई, पुलिंग अगर फोर्स है तो आप किस चीज को पुल कर रहे हो, तो कैसे फोर्स लगाओगे? उस बॉडी के जिसपे फोर्स लग रहा है उससे अवे। अगर पुश कर रहे हो तो उसी की तरफ धक्का दोगे, और पुल कर रहे हो तो उससे दूर खींचोगे, मतलब आप उससे दूर हो और इधर खींच रहे हो, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बॉडी यहां है और आप ऐसे खींच रहे हो, तो फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी है या टुवर्ड्स बॉडी है? अवे फ्रॉम बॉडी है, तो टेंशन एक्स अवे फ्रॉम बॉडी, नॉर्मल एक्स टुवर्ड्स बॉडी, उसको हम धक्का दे रहे हैं, उसी की तरफ धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन एक्स अवे फ्रॉम बॉडी। अब यहाँ पे ये तो हो गया टेंशन जो उस रस्सी में डेवलप हुआ, उस रस्सी में जो डेवलप हुआ, यहाँ पे इसने इस पे टी लगाया, इसने इस पे टी लगाया, सीधी सी बात है, एक्शन रिएक्शन है, तो दोनों सेम ही होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, पुलिंग नेचर है,
थ्रू आउट द स्ट्रिंग जनरेट होगा। अब मैंने यहाँ एक पार्ट को लेके समझाया, ऐसा हर पार्ट पे, हर छोटे छोटे पार्ट पे यही सिचुएशन बनेगी, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग क्या है, अंडर स्ट्रेस है, पूरी स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है, पूरी स्ट्रिंग क्या है, टाइट है अभी, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी जनरेटेड। और कैसे जनरेट हो रहा है, अवे फ्रॉम बॉडी, जिस भी जगह पे आप देखो तो स्ट्रिंग के इस पार्ट से अवे लग रहा है, ये रहा स्ट्रिंग का पार्ट उससे अवे लग रहा है, ये रहा स्ट्रिंग का पार्ट उससे अवे लग रहा है। अब हम बात करते हैं टाइड एंड्स की, कि अगर आपने, ये थी कंप्लीट स्ट्रिंग जिसपे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये हमने किस पे फोर्स दिखाया, ये हमने फोर्स दिखाया स्ट्रिंग पे, कि दो लोग मिलकर के उसको जो है अलग अलग फोर्स से इधर उधर खींच रहे हैं। क्लियर है ये चीज। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मान लो मैंने इनको दो एंड्स पे बांध दिया, दो एंड्स पे बांध दिया, ये दो लोग ही ले लो, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है जो इसको खींच रहा है, इसको ले लो बॉय, और यहाँ पे डॉग है जो इसको खींच रहा है। तो अब जब भाई हर जगह टेंशन डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे भी टेंशन डेवलप हुई होगी इन दोनों के बीच में भी, क्योंकि अब यहाँ के मॉलिक्यूल क्या बोल रहे हैं, जैसा यहाँ के मॉलिक्यूल बोल रहे थे वैसे यहाँ के मॉलिक्यूल भी तो बोल रहे हैं ना कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो हमें, तो वो बोलेंगे कि हमें नहीं जाना है। तो अगर अभी ये बॉय वाला और डॉग वाला केस छोड़ो, यहाँ पे टाइड एंड्स ही लो, कि दो एंड्स के बीच में, दो कील के बीच में या कहीं पे बंधी हुई रस्सी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप टाइड एंड्स की बात करो, इस जगह पे अगर बंधी हुई थी और इस जगह पे बंधी हुई थी वॉल पे कहीं पे, ठीक है, तो इस जगह पे अगर बंधी हुई थी तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स, इस जगह के मॉलिक्यूल्स और इस जगह के मॉलिक्यूल्स पहले जुड़े हुए थे, इस जगह के मॉलिक्यूल्स और इस जगह के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे, जब ढीली थी तो रिलैक्स थे, फिर हमने इसको टाइट किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एंड और ये एंड अपनी तरफ, ये एंड इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, टाइट है तो वही सिचुएशन बन रही है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम हमें मत खींचो, हम तुम्हें नहीं खींचेंगे, बस क्या रहो, इसको बोलेगा, ये क्या हो रहा है खींच रहा है, तो ये बोलेगा कि नहीं इधर वापस आओ, और ये इसको बोलेगा कि इधर वापस आओ। एंड्स क्या कर रहे हैं, दोनों एंड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं जो स्ट्रिंग है उसके एंड्स के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की, तो ये एंड्स ने इन पे टेंशन इधर लगाया और ये एंड्स ने, इस एंड ने इस पे टेंशन इधर लगाया, ठीक है, तो वैसे ही इन पे क्या होगा, ये क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे तो इस पे भी टेंशन इधर लगेगी, ठीक, तो इस एंड ने इस पे लगाया और इस एंड ने इस पे लगाया, इस एंड ने इस पे लगाया और इस एंड ने इस पे लगाया, तो बेसिकली जैसे दिमाग में बात आती है कि पुलिंग फोर्स है तो वो कैसा होगा, इट विल एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी। हमने क्या क्या देख लिया, टेंशन इज जनरेटेड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी, जिस पे भी लग रहा है वो टेंशन रस्सी पे लगे या कुत्ते पे लगे या बॉय पे लगे, ठीक है, कैसा लगेगा, टेंशन जब भी लग रहा है इट विल एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी, इट विल एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी, इट इज जनरेटेड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, और कैसा है, इट इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसी की लाइन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि लेंथ ये है और टेंशन ऐसा लग गया हो, नहीं, लेंथ अगर ऐसे है तो टेंशन या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल, ऐसा नहीं होगा कि उसके परपेंडिकुलर लग गया, नहीं, जैसे कॉन्टेक्ट सरफेसेस में जब नॉर्मल की बात आती है तो नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये कैसा होता है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या तो पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब लेंथ, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस लाइन के अलोंग ही होगा, ऐसा या फिर ऐसा, तो इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंशन। अब इसमें और एक चीज हम देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, दैट इज पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, लिख लो पुली ब्लॉक सिस्टम नेक्स्ट। तो पुली ब्लॉक सिस्टम तो आपने कम से कम, पुली वाला तो हम लोगों ने देखा ही है, जब हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं तो उसमें एक चक्री लगी होती है जिसके ऊपर रस्सी स्लाइड करती है, क्लियर है, तो उसी को हम बोलते हैं पुली, और ये बहुत सारी जगह यूज होती है, तो उस पे हम लोग इस चैप्टर में पुली और ब्लॉक बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी जगह ये पुली इतनी सारी लगी हुई है, तो ये बहुत सारी जगह यूज होता है। तो पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिख लो। पहली चीज कि आपके पास जब पुली ब्लॉक सिस्टम, इसमें क्या होगा, यू विल हैव अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग विल पास फ्रॉम दैट पुली, और उसमें कुछ ब्लॉक्स विल बी, ब्लॉक्स वगैरह कनेक्टेड होंगे
एंड फिर उस पे जो फोर्स वगैरह लग रहे हैं, अगर कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, जैसे हमने पानी जब खींचा तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से वो बाल्टी ऊपर आ रही है ना, या नीचे जा रही है, तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे और एक हमें आइडियल कंडीशन लेनी होती है कि फॉर आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम, फॉर आइडियल पुली ब्लॉक, एक काम करो आप लोग लिख लो, यहाँ लिखने में बहुत टाइम लगेगा। फॉर आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम, तो अब आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग। फॉर आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लो फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग। अब फ्रिक्शनलेस पुली तो समझ में आता है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उस पे जो रस्सी है वो आराम से फिसलेगी। लेकिन अब मासलेस रस्सी क्या है भाई, मासलेस रस्सी कैसे कुछ हो सकती है? तो यहाँ पे रस्सी मासलेस नहीं है, मास इतना कम है कि जो बाकी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये रस्सी है, तो इस रस्सी का मास इतना कम है कि ये m कैपिटल M स्मॉल m से वो मास बहुत ही ज्यादा छोटा है, कि मान लो अगर ये 10 kg है तो वो 0.001 kg टाइप का है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम इस टाइप की रस्सी है। तो इनकी कंपैरिजन में इट हैज नेग्लिजिबल मास, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे आप जब एनएलएम में पढ़ोगे तो एनएलएम में आपकी पुली हमेशा फ्रिक्शनलेस होगी एंड योर स्ट्रिंग विल बी लाइट और मासलेस एंड ऑल्सो इनएक्सटेंसिबल। कभी वो स्ट्रेच नहीं होगी, उसकी लेंथ जो थी ओरिजिनल लेंथ ही रहेगी, कभी वो स्ट्रेच नहीं होगी। तो मास पुली विल बी frictionless, string will be massless and inextensible, massless or negligible mass or light, and it will be inextensible. So in that case, for ideal pulley block system, that is massless string and frictionless pulley, tension throughout the string will be same. लिख लो, tension throughout the string will be same. Tension throughout the string will be same. जैसे मैंने पिछला जो केस बताया आपको, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, मैंने इस पार्ट पे देखा तो इस पार्ट ने इधर वाले पार्ट ने इधर वाले पार्ट पे इधर लगा टेंशन, अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, तो इधर वाले पार्ट पे टेंशन लगा इधर, और इस साइड वाले पार्ट पे टेंशन लगा इधर, ठीक है। अब वो हमने इस पॉइंट की बात की, अब अगर इस पॉइंट की बात करो तो जरूरी नहीं था ना कि टेंशन यहाँ पे जो लग रहा हो वही टेंशन यहाँ पे लग रहा हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब भी आपकी जो पुली है वो अगर मासलेस है या फिर नेग्लिजिबल मास की है, वेरी वेरी स्मॉल मास, तो उस केस में क्या होता है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। तो यहाँ पे जैसे सिस्टम ले लो, ये जो लाइंस बनाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो सरफेस है, ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। जैसे ये हो गया आपका सीलिंग का फिक्स्ड पॉइंट कि ये मूव नहीं करेगा, ये सब मूव नहीं करेंगे, ये सरफेसेस हैं, ठीक है, ये सब सरफेसेस हैं, ये फिक्स्ड हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने बनाया कि ये एक पुली है और इस पे एक मास m1 और इधर मास m2 लटका हुआ है, ठीक। अब जैसे कई बार मैंने देखा है क्लासेस जब हम लोग यहाँ लेते थे तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो पुली बना रहे होते हैं ना, पुली और स्ट्रिंग, तो इस तरीके से बनाना है कि लगना चाहिए कि पुली इस पे स्लाइड हो रही है, लगना चाहिए कि पुली इस पे मूव, आई एम सॉरी, स्ट्रिंग इस पुली पे मूव कर सकता है, मतलब ये रस्सी ऊपर नीचे जा सकती है। कई बार लोग यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ से बना दिया स्ट्रिंग, तो भाई यहाँ से बना दिया तो फिक्स होगी ना, दिखना चाहिए कि ये है पुली और पुली पे जो रस्सी है वो ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। तो अब जैसे मैंने यहाँ m1 m2 लिया, अब अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस है एंड दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, तो पहले तो क्या किया मैंने, मान लो मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया, इसको स्टडी किया मैंने, ये छोटा सा पार्ट लिया मैंने स्ट्रिंग का और उसको मैंने बोल दिया dm, वेरी वेरी स्मॉल मास, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रिंग बहुत ही कम मास की है तो ये तो बहुत ही छोटा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये m1 है, ये m2 है, अगर दोनों बराबर है तो दोनों बस ऐसे रेस्ट में रहेंगे, कोई एक बड़ा है तो शायद वो mg की वजह से नीचे आ जाएगा, तो वो अभी हमें आगे देखना है, अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं सोचना है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, कुछ ना कुछ टेंशन तो डेवलप हो जाएगा ना, इन दोनों को mg से खींच रहा है, अर्थ जो है इन दोनों को mg से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो कुछ ना कुछ टेंशन स्ट्रेस तो स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो अब उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमने लिया कि इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन है T1 और यहाँ पे टेंशन है T2, दोनों अलग अलग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे टेंशन है T1 और यहाँ पे टेंशन है T2, तो इधर इस पे लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, और मान लेते हैं कि ये मास बड़ा है तो एक कुछ a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये मास बड़ा है, ये मास छोटा है, तो आपने घर में तो वो देखा ही होगा ना बैलेंस, तो जो मास बड़ा है वो नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग इस साइड जा रही है, तो
अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, इफ दिस पुली इज इट हैज सम फ्रिक्शन, तो अगर स्ट्रिंग इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो मैंने लिख लिया कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है। और अगर इस मास का एक्सेलरेशन a है तो इस पार्ट का भी तो एक्सेलरेशन a ही रहेगा ना, सारे के सारे क्या होंगे, साथ में जाएंगे, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या आया, a। इसको आप अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे अभी, तो इसको बहुत ज्यादा अगर समझ ना आ रहा हो तो डरना मत, क्योंकि ये चीज हम समझने वाले हैं कि पूरे सबका एक्सेलरेशन a कैसे है, ये अभी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम a से ऐसे जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम a से ऐसे जा रहा है, तो ये पार्ट भी a से ऐसे जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर T2 इधर T1, इधर फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, और एक्सेलरेशन क्या है, ये a से नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट a से नीचे, ये पॉइंट a से नीचे, सारे पॉइंट क्या होंगे, a से इधर जाएंगे, ठीक है, ये भी a से ऊपर जाएगा। तो अगर इसका मैंने F इज इक्वल टू ma लिखा, F इज इक्वल टू ma का क्या मतलब होता है, F इज इक्वल टू ma मतलब इस साइड लिख लो कि सारे फोर्सेस क्या लग रहे हैं उस बॉडी पे, सारे फोर्सेस क्या लग रहे हैं उस बॉडी पे, इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो इस पे फोर्स लिखते हैं, F इज इक्वल टू ma लगाओ, तो क्या होगा, यहाँ पे इस साइड एक्सेलरेशन है तो सारे फोर्सेस इधर वाले प्लस हो जाएंगे, इधर वाले माइनस, तो T2 माइनस T1 माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है, dm। अब मैंने बोला कि दिस मास इज जीरो, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर स्ट्रिंग मासलेस मतलब ये बन गया जीरो, पुली इज फ्रिक्शनलेस मतलब ये बन गया जीरो, फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया, ये पूरा का पूरा बन गया जीरो, ये हो गया जीरो, तो क्या आया, T2 इज इक्वल टू T1। तो T2 इज इक्वल टू T1 मतलब टेंशन यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अब स्ट्रिंग का ये पार्ट ले लो या ये पार्ट ले लो, ये पार्ट ले लो, किसी में भी अगर यही चीज फॉलो करोगे तो T2 इज इक्वल टू T1 आएगा, इसका मतलब थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम। सो व्हेनेवर यू हैव फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। और हमारे एनएलएम वाले चैप्टर में पूरे केसेस में स्ट्रिंग विल बी मासलेस, पुली विल बी फ्रिक्शनलेस, सो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। तो अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, पुली इज फ्रिक्शनलेस, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट लेना है कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। एक बार टाइम देख लें, सो अपने पास 10-15 मिनट टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं इन सब के, इन सब में आप पहले ड्रॉ कर लो, एक एक करके ट्राई करो, एफबीडी पॉज कर लो वीडियो, ट्राई करो सबके एफबीडी ड्रॉ करने का, यहाँ पे इस m का, यहाँ पे दोनों m का, यहाँ पे इस ब्लॉक, इस स्फीयर का, इसका, इन दोनों मासेस का, फिर इसमें इस ब्लॉक का भी और इस आदमी का भी, यहाँ पे 1 2 3। और जब ड्रॉ करोगे तो जैसे ये है दिस प्लस दिस वन सिस्टम, इन दोनों का मिला के ड्रॉ करना है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग नहीं करना। तो पुली प्लस ये, यहाँ पे इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का, और यहाँ पे ये एक सिस्टम m1 प्लस पुली का, m3 का, m2 का, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ करो, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो जैसे अगर आप फर्स्ट वाले को देखो, पहले आई होप आपने सारी कोशिश कर लिया होगा, उसके बाद ही इसको देखना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक का हमें एफबीडी ड्रॉ करना है, तो जो हम वहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं उनको यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे लगेगा नीचे mg, ठीक, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आ जाएगा। अब ये बताओ, इतना वैसे हमें अभी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इसमें कोई मूवमेंट होगा, नहीं, बस एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक बंधा हुआ है और वो अटका हुआ है, लटका हुआ है वहां पे, तो इस पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है, और वो टेंशन पक्का mg के बराबर ही होगा, तभी तो वहीं पे अटका हुआ है ना, उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लो mg विल बी इक्वल टू t, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो रेस्ट में है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस ब्लॉक पे बेसिकली अब एफबीडी हमें ब्लॉक का ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने इसको गायब कर दिया। तो अब क्या होगा, इस पे mg, जो कि हमेशा लगता है, mg इज वेट ऑफ द बॉडी, तो ये हमेशा उस पे लगता रहता है। अब इस पे एक रस्सी बंधी हुई थी, तो टेंशन कैसा लगेगा, टेंशन विल बी अवे फ्रॉम बॉडी, और कहां से लग रहा है, दिस वाज द कांटेक्ट पॉइंट, यहीं पे बंधा हुआ था ना वो स्ट्रिंग से, तो दिस वाज द कांटेक्ट पॉइंट। तो ये कांटेक्ट पॉइंट को, कांटेक्ट पॉइंट की हेल्प से पूरे ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, तो टेंशन लगेगा ऐसे। ब्लैक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, नीचे mg, ऊपर टेंशन। अब इसमें हमें इसका ड्रॉ करना है, दिस विथ पुली, एंड इसका ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अगर आप छोटे वाले मास को देखो तो इस छोटे वाले मास पे नीचे लगेगा mg तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है ना, कैसे भी ब्लॉक रखा हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रखा हो, कैसा लगेगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके अलावा क्या है, ये यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस पूरे में टेंशन क्या होगा, पूरे में टेंशन T लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कैसी स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है और पुली फ्रिक्शनलेस है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम। तो पहली चीज यहाँ पे तो टेंशन आ गया, इस पे ऐसे कैसा लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो टेंशन कैसा लगेगा, इससे अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्लियर, और थ्रू आउट द स्ट्रिंग इट विल बी सेम। और कौन सा फोर्स है, सोचो, एक लग गया mg, एक लग गया नॉर्मल, और कुछ फोर्स है, हाँ, यहाँ पे क्या है, ये है कॉन्टेक्ट सरफेस, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इसके ऊपर कैसा लगेगा, इसके ऊपर लगेगा इसी की तरफ। टेंशन कैसा लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी, नॉर्मल कैसा लगता है, टुवर्ड्स दी बॉडी, तो कैसा लगेगा, इसी की तरफ लगेगा, उसको धक्का देता हुआ, तो कैसा आएगा, पहली चीज तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरा टुवर्ड्स द बॉडी होना चाहिए, दिखना चाहिए धक्का दे रहा है, ये दिखना चाहिए खींच रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है ना कि धक्का दे रहा है, ये दिख रहा है कि खींच रहा है, mg तो अट्रैक्ट ही करता है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब अगर इसका ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, ये आपका कैपिटल M, इस पे क्या क्या फोर्स है, और यहाँ पे है आपका पुली, तो इस पे कैसा लग रहा है, रस्सी है, इधर एक टेंशन लग रहा है, यहां से एक टेंशन आएगा और यहां से एक टेंशन आएगा, तो ये एक टेंशन आया और ये दूसरा टेंशन आया, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी, क्लियर, तो ये एक टेंशन, ये एक टेंशन, यहां से आया था नॉर्मल, अगर इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो ये बॉडी भी तो इस पे नॉर्मल लगाएगी ना, और वैसे ही लगाएगी, बस इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो कैसा आएगा ये, दिस इज योर नॉर्मल। और एक चीज क्या है, इस पे लगेगा mg, कैपिटल M G, और कोई फोर्स है कि खत्म, नहीं, यहाँ पे भी कांटेक्ट है, तो यहाँ पे भी कैसा आएगा, और एक नॉर्मल, तो वो आप या तो ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हो, तो इसको मैंने लिख दिया n डैश, समझ में आ गई बात, इस सरफेस के बीच में कांटेक्ट है ना, तो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस। इसमें बनाओ, इसमें क्या क्या है, ये लगा mg, यहां से लगा, इस जगह से लगा नॉर्मल पुशिंग फोर्स, स्फीयर को सरफेस पुश कर रही है, तो यहां से लगा mg, इधर से लगा नॉर्मल, यहां भी कांटेक्ट है तो यहां से भी लगेगा नॉर्मल, और सारे के सारे नॉर्मल कहां से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं ना, तो ये होगा यहां से नॉर्मल ऐसा गया, और कहां पे कांटेक्ट है, कुछ छूट रहा है क्या, देखो, हाँ भाई यहाँ भी कांटेक्ट है। अब यहाँ पे इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, तो इसके परपेंडिकुलर बनाना है आपको, फिर से कैसा होगा, सेंटर से पास हो गया, थोड़ा टेढ़ा है, तो ये हो गया n1 और ये हो गया n2 और ये हो गया n3, तो इस स्फीयर पे अगर आप ऐसे बनाओ तो ये लग गया mg, ये लग गया एक नॉर्मल n2, ये लगा दूसरा नॉर्मल n1 और ये लगा तीसरा नॉर्मल n3, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम लोग, जब आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इसको आप क्या मानोगे, जैसे ये आप मान सकते हो एक पॉइंट मास, और फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि mg n2 n1 n3, ये आपका स्फीयर है, ये आपका टोटल मास है m, इस पे नीचे mg लग रहा है, इधर n2 लग रहा है, इधर n1 लग रहा है, इधर n3 लग रहा है, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप हम पॉइंट मास लेके चलते हैं, है ना, ये चीज तो मैंने काइनेमेटिक्स में ही बताया था आपको। उसके बाद ये ड्रॉ करते हैं, अब चलो ब्लैक से ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी तो ठीक से चल नहीं रहे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लॉक पे देखो, छोटे वाले मास पे देखो, इधर mg, इधर टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहना है, इधर टेंशन, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो यहाँ पे इस पे टुवर्ड्स बॉडी, ये नॉर्मल आ गया, टुवर्ड्स दी बॉडी पुशिंग फोर्स, कैपिटल M प्लस पुली को बनाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पुली पे इधर टेंशन, अवे फ्रॉम बॉडी लगाना है, पुली से अवे, इधर टेंशन, और इसका कैपिटल mg, यहां से इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो ये नॉर्मल पुशिंग फोर्स। उसके अलावा यहाँ पे भी कांटेक्ट है, तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये सरफेस क्या होगी, ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगी ना, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे कांटेक्ट है, परपेंडिकुलर होना है,
नॉर्मल कैसा लगता है, टुवर्ड्स बॉडी। टेंशन कैसा लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी। नॉर्मल कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टेक्ट सरफेस। टेंशन कैसा लगता है, along the length of the string and it is same throughout the string। तो मैंने वही किया, यहाँ पूरे में क्या होगा, इधर टेंशन, इस ब्लॉक पे इधर टेंशन, उसके अलावा इस पे यहाँ इस सरफेस से नॉर्मल और इस सरफेस से नॉर्मल। तो कुछ डिफरेंट नाम दे देते हैं, एन डैश और ये एन, दिस इज एन डैश एंड दिस इज एन। तो बन गए दोनों के एफबीडी। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्या क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे इसको अलग बनाया जाए, देखते हैं। इस पे लगेगा यहाँ से mg, ठीक, यहाँ से mg लगा, यहाँ से टेंशन लगा और इससे नॉर्मल लगा, खत्म, स्मॉल m का खत्म। अब यहाँ पे हमने लिया था टेंशन, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहना है। तो यहाँ t, तो यहाँ भी t, यहाँ भी t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, t और ये t। समझ में आई बात? यहां पे क्या हो रहा है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम। इस पुली पे अवे फ्रॉम पुली, ये वाला तो मैंने किसका बनाया था, ब्लॉक का बनाया था ना ये टेंशन। तो इस ब्लॉक पे अवे फ्रॉम ब्लॉक, इस पुली पे अवे फ्रॉम पुली। तो यहाँ पे एक टेंशन हो गया अवे फ्रॉम पुली, यहाँ पे एक टेंशन हो गया अवे फ्रॉम पुली। इस पुली पे देखो, यहाँ पे टेंशन हो गया अवे फ्रॉम पुली, और सारे क्या आएंगे, सारे के सारे टी रहेंगे। तो ये टी और यहाँ पे भी अवे फ्रॉम पुली, along the string away from pulley। वो रस्सी जो यहाँ फंसी हुई है, सोच के देखो, ये रस्सी खींच रही होगी ना पुली को, ये दोनों तरफ से ऐसे खींच रही होगी, दोनों तरफ से, इधर भी रस्सी है इधर भी रस्सी है, ऐसे खींच रही होगी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ये पुली, ये जो सिस्टम है, ये ब्लॉक फिक्स्ड है, ये वाला है फिक्स्ड, इसका मतलब ये सारे के सारे फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो ये पुली फिक्स्ड है, क्लियर। अगर पुली फिक्स्ड है मतलब मूव नहीं कर रही, इसका मतलब उस पे फोर्स 0 है। अगर फोर्स 0 है तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आया होगा, इस तरफ 2t, t प्लस टी कैसा है, t प्लस टी। तो इधर कितना होना चाहिए, 2t। तो ये वाले पार्ट में कितना आ जाएगा टेंशन, 2t। यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो यहाँ पे आ जाएगा 2t, क्लियर। यहाँ पे आ गया t, यहाँ पे आ गया, अच्छा हमें इसका तो बनाना ही नहीं है ना, हमें क्या बनाना है, इस पूरे का एक साथ बनाना है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं तो इस बड़े वाले ब्लॉक का हम अलग से बना लेते हैं। कैसे आएगा, ये रहा, इस पे एक पुली, ये नहीं, ये एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंशन T, यहाँ पे एक पुली, तो इसमें आ गया टेंशन इधर T एंड इधर T, क्लियर है। यहां से T अवे फ्रॉम पुली अलोंग द स्ट्रिंग। फिर और एक पुली है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग और यहाँ पे ऐसे है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे T एंड यहाँ पे T, और इस पे mg और यहाँ से नॉर्मल, और यहाँ पे और एक ब्लॉक था ना नीचे, तो इसको हम थोड़ा सा ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल, और यहां से इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगाया पुशिंग फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगाएगा उस साइड टुवर्ड्स दी बॉडी। तो इसको मैंने लिख दिया n डैश और इसको n। समझ में आया? टेंशन 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 टेंशन, नॉर्मल नॉर्मल mg, क्लियर है ये चीज? ठीक। नेक्स्ट अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका कांटेक्ट यहाँ पे, तो पहली चीज तो इस पे लगेगा mg सेंटर से नीचे, और दूसरा यहाँ से लगेगा। तो अब इस पे इस पॉइंट पे हमें बनाना है परपेंडिकुलर, तो कैसा जाएगा, सेंटर से जाएगा। इसको लिख लो n2, सॉरी n1, और इसको लिख लो n2, बस बन गया एफबीडी इसका, क्लियर। इसके बाद ये देखते हैं, इसको इरेज कर लिया जाए, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग इसका एफबीडी देखते हैं। तो इसमें m2 का एफबीडी कैसा आएगा, ये रहा आपका m2, इस पे लगेगा mg नीचे, m2g नो डाउट। यहाँ पे लगेगा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी, जिस भी बॉडी पे आप टेंशन लगा रहे हो उस बॉडी से अवे, उसको पुल करता हुआ। इसके बाद ये दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, कैसा लगेगा, पुशिंग।
तो या तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, N1 ले लो, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने ये वाला ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आ गया M2G टेंशन एंड N1। इसके बाद M3 का अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा, M3G, यहाँ पे भी एक नॉर्मल आएगा, इसको मैंने ले लिया N2 और इस पे टेंशन आएगा अलोंग द स्ट्रिंग। और उसके बाद हमने M1 का ड्रॉ किया, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे पुली है, एक आएगा टेंशन ऐसे, दूसरा आएगा टेंशन ऐसे, यहां से आया और यहां से आया एक नॉर्मल फोर्स, पुशिंग फोर्स, कौन सा था वो, N1, और यहां से जो आया था वो था N2, और इधर से आएगा M1G, और यहाँ पे भी तो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, तो यहाँ से भी आएगा एक, या तो ऐसे नीचे ड्रॉ कर लो या इस सरफेस से ऊपर ड्रॉ कर लो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे N, क्या लिखे, N1, N2, N3, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद ये वाला देखते हैं, तो इसमें क्या है, अगर मैन का ड्रॉ करो तो क्या होगा, इस पे लग रहा होगा mg, और ये कहाँ खड़ा है, इस फ्लोर पे खड़ा है, तो फ्लोर और उसके पैरों के बीच में कांटेक्ट है, तो यहाँ पे उस पे लगेगा नॉर्मल, बस बात खत्म। अगर इस बॉक्स का ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या है, इसका नीचे लग रहा है mg, इसका हम लोग ले लेते हैं कैपिटल M और इसका स्मॉल m, तो ये हो जाएगा कैपिटल mg। अब इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल यहाँ आदमी की वजह से लग रहा है n, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल एक्ट कर रहा है ना, इस पे ऊपर और इस पे नीचे। उसके अलावा यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, आई एम सॉरी मैंने यहाँ नॉर्मल गलत ड्रॉ कर दिया, समझ में आया ना क्या क्या गलत है, कैसा लगना चाहिए, पुशिंग, इस पे जैसा फ्लोर आदमी पे पुशिंग फोर्स लगा रहा है ऊपर, और आदमी फ्लोर पे पुशिंग फोर्स लगा रहा है नीचे, तो ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था। ये रहा आपका नॉर्मल, ऊपर लगेगा टेंशन, इधर से लगेगा mg, और ये रहा नॉर्मल। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग ब्लॉक हैं, तो पहले M1 का ड्रॉ कर लो। M1 का कैसा आएगा, ये रहा M1G, ये रहा नॉर्मल 1, ठीक है, ये सरफेस है कांटेक्ट की, तो M1G नॉर्मल 1। अब इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट है यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो कैसा लगेगा, इस पे नॉर्मल 2। ये हो गया हमारा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। M2 का कैसा आएगा, M2 ने M1 पे नॉर्मल ऐसे पुश किया, उसको ऐसे धक्का दिया है ना, ऐसे टेढ़ा धक्का दिया, तो M2 क्या करेगा, M1 क्या करेगा, इसको ऐसे टेढ़ा धक्का देगा, तो ये जो है ये वाला नॉर्मल, वो M2 ने इसको धक्का दिया और M1 इसको धक्का देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये N2 इस पे लगा और ये N1 इस पे लगा, इसको अलग अलग ड्रॉ नहीं करना चाहिए, तो हमेशा ऐसे ही लगते हैं ना, एक ऐसा लगा और दूसरा ऐसा लगा। आई होप मैंने पॉइंट आपको लिखवाया नहीं था, जब आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो अलोंग दी सेम लाइन लगते हैं, उसमें जाकर के एक बार आप प्लीज लिख लीजिए इसको, जो न्यूटन थर्ड लॉ में था कि अलोंग दी सेम लाइन, ऐसा नहीं कि N1 ऐसा लगा और N2 ऐसा लगेगा, नहीं, N1 ऐसा, आई एम सॉरी, N इस पे ऐसा लगा और इस पे ऐसा लगेगा, नहीं, इस पे N ऐसा लगा तो दूसरी बॉडी पे N ऐसा ही लगेगा, एक ने इधर लगाया तो दूसरा इधर लगाएगा अलोंग द सेम लाइन, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया था ना, वो बस दिखाने के लिए किया था, लेकिन कैसे होते हैं वो अलोंग द सेम लाइन। अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाओगे तो N2 इस पे और N2 इस पे, दोनों क्या दिखेंगे, सेम लाइन पे दिखेंगे। जैसे मैं यहीं पे ड्रॉ करती हूँ इसको, तो ये रहा आपका M2, तो ये लगेगा M2G नीचे, और ये आपका N2 ऐसे लगेगा। क्या इसके अलावा कोई फोर्स है उस पे, नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने लगाया N2 इस पे और इसने लगाया N2 इस पे, कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स, कैसा लगेगा, अलोंग दी सेम लाइन, अलोंग दी सेम लाइन, इसने इस पे इधर लगाया और इसने इस पे इधर लगाया, क्लियर है ये चीज। तो ये एफबीडी के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम जो अपना अगला जो सब टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो बढ़िया से पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट्स है आप लोग पोस्ट करते रहिए, हम लोग उसके सॉल्यूशन आपको भेजते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ग्रुप्स में आपस में डाउट सॉल्व करते हो,
और हम लोग उसको रीचेक कर लेते हैं अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो। बाकी ये बहुत अच्छी हैबिट है, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।